हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है प्रियंका और मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। माइटोकॉन्ड्रिया को हमने कंप्लीट कर लिया था। हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट। ये द सेल यूनिट में हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास का चैप्टर। तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में आज हम जानेंगे। तो पहले हम एनसीईआरटी से ही कवर करेंगे कि क्लोरोप्लास्ट होता क्या है। क्लोरोप्लास्ट से पहले मतलब प्लास्टर, जो क्लोरोप्लास्ट है वो किसके अंडर आता है, प्लास्टिड्स के अंडर आता है। ठीक है, तो प्लास्टिड्स जो हैं वो जितने भी प्लांट्स होते हैं उन सब में पाए जाते हैं। यूग्लेनोइड आपने पढ़ा होगा, प्रोटिस्टा में आता है। तो प्लास्टिड जो है वो सारी प्लांट सेल्स और यूग्लेनोइड में पाए जाते हैं। ये मतलब लार्जेस्ट स्ट्रक्चर जो आपको मिलेगा, लार्जेस्ट ऑर्गेनेली जो आप देखेंगे प्लांट सेल में, वो आपको प्लास्टिड नजर आएगा। तो इनको आप माइक्रोस्कोप के अंडर इजीली देख सकते हैं। ये बहुत बड़े होते हैं। हालांकि अब आपने कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया को अंडर माइक्रोस्कोप विदाउट स्टेनिंग जो है वो नहीं देखा जा सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए जेनस स्क्रीन डाई का जो है वो यूज किया जाता है, वो स्टेन उसमें लगाया जाता है। लेकिन प्लास्टिक में आपको स्टेन नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ये इतने बड़े होते हैं कि आपको इजीली माइक्रोस्कोप के अंडर ये दिख जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए पढ़ते हैं प्लास्टिड्स के बारे में। दिस आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड इन यूग्लिनोइड्स। सारी की सारी प्लांट सेल्स में और यूग्लिनोइड्स में प्लास्टिड जो है वो देखने को मिलेंगे। यूग्लिनोइड क्या हुआ, यूग्लिनोइड प्रोटिस्टा के अंडर आते हैं। ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें कैरेक्टर होते हैं थोड़े एनिमल्स की तरह भी होंगे और थोड़े प्लांट्स की तरह भी होंगे। ठीक है, दीज आर इजिली ऑब्जर्व। अच्छा, कंफ्यूज हो रहे हो कि मैम एनिमल्स में तो प्लास्टिड्स नहीं होता है। बेटा सुनो, यूग्लेनोइड्स में मतलब कुछ यूग्लेनोइड होते हैं जिनमें कैरेक्टर होते हैं एनिमल की तरह, और जो यूग्लेनोइड में प्लांट की तरह कैरेक्टर होंगे सिर्फ उन्हीं में ही प्लास्टिड पाया जाएगा, बाकी में नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो प्लास्टिड दीज आर इजिली ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज। क्योंकि प्लास्टिड जो है वो बहुत बड़े होते हैं, इसीलिए वो माइक्रोस्कोप के अंडर जो है इजीली दिख जाते हैं। इनमें कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट्स होते हैं और वो एक कलर, स्पेसिफिक कलर जो है वो प्लांट को देते हैं। दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स thus imparting specific colors to the plants। एनसीईआरटी लेके बैठे हैं ना आप, एनसीईआरटी के साथ पढ़ते रहिए ताकि आपको एक एक लाइन जो है वो समझ आती रहे। तो प्लास्टिड में क्या होते हैं, स्पेसिफिक पिगमेंट्स होते हैं और इसीलिए जो है वो प्लांट को स्पेसिफिक कलर देते हैं। पिगमेंट जो है वो कलर जो है वो इम्पार्ट करते हैं किसी भी प्लांट को या प्लांट पार्ट को। Based on the type of pigment, plastids can be classified into chloroplast, chromoplast and leucoplast। तो अब कौन सा पिगमेंट जो है वो प्लास्टिड में प्रेजेंट है, पिगमेंट है भी या पिगमेंट नहीं है, इस बेसिस पे प्लास्टिड को तीन में डिवाइड किया गया है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। और मोस्ट एक्सटेंसिवली जो हम स्टडी करते हैं वो होता है क्लोरोप्लास्ट, बट हम जानेंगे क्रोमोप्लास्ट क्या होता है और ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है। चलिए, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होती है एंड कैरोटीनॉइड्स होते हैं। क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड दोनों ही पिगमेंट हैं जो क्या करेंगे, क्लोरोप्लास्ट आपने सुना होगा, क्लोरोप्लास्ट में होती है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस तो होगी, लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होती है लाइट, और वो लाइट को एब्सॉर्ब करने का काम होता है क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स का। तो क्लोरोप्लास्ट में आपको क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स नजर आएंगे। क्रोमो, जब क्रोमो नाम ही सुनते हैं तो क्रोमो से ही पता चलता है कि बात की जा रही है किसी कलर्ड बॉडी के बारे में। तो क्रोमोप्लास्ट में जो है वो कैरोटीनॉइड्स होते हैं, जैसे कि कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल्स जो फैट सॉल्युबल है। ठीक है, और ये येलो, ऑरेंज टू रेड कलर के हो सकते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो है वो कौन से कलर दे सकता है, येलो, ऑरेंज और रेड कलर जो है वो इंपार्ट कर सकता है। वहीं थर्ड हमारे पास आता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में कोई कलर होता ही नहीं है और ये सिर्फ न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने का काम करते हैं। तो चलिए क्रोमोप्लास्ट को क्लोरोप्लास्ट से हम स्टार्ट करते हैं। द क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स। क्लोरोप्लास्ट में कौन से पिगमेंट्स होते हैं,
क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। लाइट एनर्जी की जो ज़रूरत होती है वो होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, और वो लाइट एनर्जी को ट्रैप करने का काम जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स का होता है। Chromoplast, in the chromoplast, fat soluble carotenoid pigments like carotene, xanthophylls and others are present. तो क्रोमोप्लास्ट में आपको कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स मिलेंगे जैसे कि कैरोटीन्स और xanthophylls जो कि क्या है फैट सॉल्युबल है। यहाँ पे इन्होंने कैरोटीन्स लिखा, लाइक कैरोटीन्स। देखिए कैरोटीनॉइड लाइक पिगमेंट्स लाइक कैरोटीन्स, कैरोटीन्स आपको देखने को मिलेगा, xanthophylls आपको देखने को मिलेंगी किसमें, क्रोमोप्लास्ट में। ध्यान रखिएगा, फिर से याद रखिएगा, कैरोटीन पिगमेंट्स जैसे कि कैरोटीन है ना, और उसके अलावा xanthophylls जो हैं वो क्रोमोप्लास्ट में देखने को मिलती हैं, और दिस गिव्स द पार्ट ऑफ द प्लांट अ येलो, ऑरेंज और रेड कलर। और फिर जहां पे क्रोमोप्लास्ट होगा उस हिस्से में जो है वो येलो या ऑरेंज से लेके रेड तक कलर हो सकता है। आपने गाजर देखा होगा ना, ऑरेंज टू रेड कलर का होता है। अब ल्यूकोप्लास्ट, दीज आर द कलरलेस प्लास्टर्स। कैसे होते हैं ल्यूकोप्लास्ट? कलरलेस प्लास्टर्स होते हैं, मतलब इनमें कोई भी कलर नहीं पाया जाएगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो है वो कलर्ड हो जाते हैं यूजुअली, जो है आपको उनमें कलर देखने को मिलेगा, क्रोमोप्लास्ट में भी कलर देखने को मिलेगा, लेकिन ल्यूकोप्लास्ट में कोई भी कलर नहीं होगा। शेप और साइज जो है इनका अलग अलग होगा। वो क्या स्टोर करेंगे? ल्यूकोप्लास्ट का मेन काम क्या है ल्यूकोप्लास्ट का? टू स्टोर न्यूट्रिएंट्स। अब ल्यूकोप्लास्ट क्या स्टोर करेगा उसके बेसिस पे इसको अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट जो स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि स्टार्च। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, तो पोटैटो में जो हमें मिलता है मेनली क्या देखने को मिलता है? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का कौन सा वाला? अमाइलोप्लास्ट, क्योंकि अमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है। और देखिए इलियोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट जो है वो क्या स्टोर करता है? ऑयल एंड फैट्स। इलियोप्लास्ट क्या स्टोर करता है? इलियोप्लास्ट स्टोर करता है ऑयल एंड फैट्स। एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट स्टोर करता है प्रोटीन्स। आपने मोनोकॉट सी मैंने 12th वालों को पढ़ाया, उसमें आपने एल्यूरोन मेम्ब्रेन पढ़ा, तो एल्यूरोन मेम्ब्रेन जो है दैट इज रिच इन प्रोटीन्स, और उसमें क्या पाया जाता है? एल्यूरोप्लास्ट। समझ गए आप? तो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, तीनों में से कौन सा है जो जिसमें कलर नहीं होता है? ल्यूकोप्लास्ट में कलर नहीं होता है। न्यूट्रिएंट स्टोर काम करने न्यूट्रिएंट को स्टोर करने का काम किसका होता है? ये काम भी ल्यूकोप्लास्ट का ही होता है। अमाइलोप्लास्ट स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट्स को, इलियोप्लास्ट स्टोर करेगा ऑयल एंड फैट्स को, और एल्यूरोप्लास्ट स्टोर करेगा प्रोटीन्स को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास देखिए स्ट्रक्चर आता है किसका? क्लोरोप्लास्ट का। तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन होती हैं, इसमें भी दो मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को हम बोल सकते हैं पेरीप्लास्टिडल या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, अब इनमें आपको नजर आ रहा है कि कॉइन जैसे सिक्के के तुम तह लगा देते हो ना, सिक्के की तह लगा दो, देखो सिक्के की तरह तुम्हें ये दिख रहे हैं, इसमें एक एक सिक्का जो है वो थाइलोकॉइड है, एक एक जो हिस्सा है वो क्या है? थाइलोकॉइड है। ये थाइलोकॉइड जब एक के ऊपर एक ऐसे तह लग जाती है इनकी, तो हम इसको बोलते हैं ग्रेनम। एक एक क्या आएगा? थाइलोकॉइड। और जब ये बहुत सारे थाइलोकॉइड एक साथ होंगे तो इसको हम बोलेंगे ग्रेनम। एक ग्रेनम से दूसरे ग्रेनम को जोड़ने वाला होता है स्ट्रोमा लैमेले। एक ग्रेना से दूसरे ग्रेना को जोड़ने वाले को हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमल लैमेले। समझ गए ना? तो ये है क्लोरोप्लास्ट का सेक्शन जो कि एनसीईआरटी पे दिया गया है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ग्रेनम, थाइलोकॉइड, स्ट्रोमा, लैमेले। समझ के आप? चलिए आप पढ़ते हैं। जो मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स में जो पाया जाता है, ठीक, वो सबसे ज्यादा आपको मिलेगा मेसोफिल सेल में, आपको सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। तो
ग्रीन प्लांट्स में सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? इन द मेसोफिल सेल्स। अब इसकी शेप्स जो हैं वो वेरी कर सकती हैं, जैसे कि इट कैन बी लेंस शेप्ड, ओवल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, डिस्कॉइड और इवन रिबॉन लाइक। तो आपको अलग अलग तरह से क्लोरोप्लास्ट की शेप्स देखने को मिलेंगी और इसका लेंथ है 5 to 10 माइक्रोन मीटर और इसका विड्थ है 2 to 4 माइक्रोन मीटर। तो लेंथ कितना हो गया? 5 to 10 माइक्रोमीटर किसका? क्लोरोप्लास्ट का। और विड्थ कितना हो गया? 2 to 4 माइक्रोन मीटर। अब इनका नंबर जो है वो भी वेरी करता है, जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया का पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी वेरी करता है। हर एक सेल में कितना होगा वो डिपेंड करता है कि कितना उस सेल को उस पर्टिकुलर कितना उस सेल को नंबर चाहिए, कितना जरूरत है उसको। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में हमने पढ़ा था जितनी ज्यादा एक्टिव सेल होगी उतनी ही ज्यादा जो है आपको क्या जरूरत होगी? माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत होगी। आपको नहीं, उस सेल को उतनी ही ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत होगी। तो देखिए देयर नंबर वेरीज फ्रॉम 1 per cell of Chlamydomonas, a green alga, to 20 to 40 per cell in the mesophyll। देखिए जो क्लेमाइडोमोनास है उसकी एक सेल में एक ही क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। अब इसको यहाँ ग्रीन एल्गा लिखा गया है। मैं आपको बता दूं, जो हमने फर्स्ट या सेकंड चैप्टर हमने नहीं किया है, सेकंड चैप्टर आप पढ़ेंगे जिसमें क्लासिफिकेशन के बारे में बताया गया है। तो क्लेमाइडोमोनास में सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो ग्रीन एल्गी की तरह ही हैं, लेकिन इसको प्लेस किया जाता है किंगडम प्रोटिस्टा में बिकॉज इट इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और जितने भी सिंगल सेल या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हम कहते हैं उन सबको प्रोटिस्टा में रखा जाता है। यूकैरियोटिक होने चाहिए तभी प्रोटिस्टा में आएंगे, प्रोकैरियोटिक होंगे तो मोनेरा में चले जाएंगे। ठीक है, और क्लेमाइडोमोनास में हर एक सेल में एक होता है, जबकि हम मीजोफिल में बात करेंगे तो एक मीजोफिल सेल में आपको 20 से लेके 40 तक क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेंगे। Like mitochondria, the chloroplasts are also डबल मैम्ब्रेन बाउंड। दो मैम्ब्रेन होती है और दोनों में से इनर क्लोरोप्लास्ट मैम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल। हमने माइटोकॉन्ड्रिया में भी यही पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी दो मैम्ब्रेन होती हैं, आउटर जो है वो कंपेरेटिवली परमिएबल होगी, इनर जो है वो लेस परमिएबल होगी। सिमिलरली इन क्लोरोप्लास्ट दो मेम्ब्रेन है, ज्यादा जो परमिएबल है वो आउटर होगी, इनर मेम्ब्रेन जो है वो लेस परमिएबल होगी। अब इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक स्पेस होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, और उसी स्पेस को हम मैट्रिक्स में मैंने आंसर ही कर दिया, उसी स्पेस को हम माइटोकॉन्ड्रिया में कहते थे मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। समझ गए आप? जो स्पेस इनर मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट में सराउंड किए हुए हैं उसको हम कहेंगे स्ट्रोमा। अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटन membranous sacs called thylakoids are present in the stroma। देखा ना आपने, बहुत सारे फ्लैट आपको नजर आ रहे हैं। membranous मतलब मेम्ब्रेन है इनमें भी। ठीक है, thylakoids किसमें? स्ट्रोमा में। अब these thylakoids are arranged in stacks like the piles of the coins called grana or intergranal thylakoids। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो थाइलेकोइड्स हैं ये क्या करते हैं? ऐसे एकदम से एक के ऊपर एक मतलब क्या बन जाते हैं? पाइल्स ऑफ कोइंस, और उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रेना बोल देंगे। बहुत सारे थाइलेकोइड जब एक साथ अरेंज होंगे सिक्कों की तह की तरह तो हम उसको कहेंगे ग्रेना। एक को हम कहते हैं ग्रेनम, जैसे ये है, एक को हम कहें ये एक ग्रेनम है। ठीक, ये बहुत सारे हैं यहाँ पे तो इसको हम क्या कहेंगे? ग्रेना कहेंगे। और द इंटरग्रेनल थाइलोकोइड्स, जो इंटरग्रेनल थाइलोकोइड्स जो है वो किसे कहेंगे? ठीक है, दो ग्रेना के बीच में जो होगा उसको हम क्या कह देंगे? इंटरग्रेनल थाइलोकोइड्स। इन एडिशन देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स called stromal lamellae connecting the thylakoids of the different grana। दो ग्रेना है। ठीक है, जैसे ये है, दो ग्रेना है, ये एक ग्रेनम है और ये दूसरा ग्रेनम है, किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। ठीक,
तो इन दोनों को जोड़ने के लिए भी एक मेम्ब्रेनस सा ट्यूबुलर सा स्ट्रक्चर होगा जिसको हम कहेंगे स्ट्रोमल लैमेले। समझ गए आप? तो इन एडिशन एक तो आपके पास ग्रेना है, लेकिन ग्रेना को जोड़ने के लिए भी क्या है, फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स हैं, और उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं स्ट्रोमल लैमेले। अब इसके अंदर हर एक थाइलोकोइड के अंदर का जो स्पेस है उसको बोलेंगे ल्यूमेन। द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलोकोइड एनक्लोज अ स्पेस कॉल्ड ल्यूमेन। ठीक। The stroma of the chloroplast contain enzymes required for the synthesis of carbohydrate and proteins. ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज को बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जुड़ता है और क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। तो जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा है उसमें आपको एंजाइम्स मिलेंगे जो कि बनाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। स्ट्रोमा में आपको देखने को मिलेगा स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम्स। देखिए हमने माइटोकॉन्ड्रिया में भी पढ़ा था कि डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होगा, ठीक है, और प्लांट्स में भी डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होगा क्लोरोप्लास्ट में, क्योंकि प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल और प्लांट दोनों में होता है। राइबोसोम भी देखने को मिलेंगे। और क्लोरोफिल पिगमेंट जो हम कहते हैं वो कहाँ पाया जाता है, वो थाइलोकोइड में पाया जाता है। सुनिए, जो एंजाइम्स हैं कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए, प्रोटीन्स को बनाने के लिए, वो स्ट्रोमा में पाए जाते हैं। बेटा ये पूरा हिस्सा जो है ये क्या होता है, स्ट्रोमा होता है। लेकिन जो आपके पास क्लोरोफिल है वो कहाँ पाया जाएगा, वो आपके पास पाया जाए इस थाइलोकोइड में। ये एक एक क्या है, थाइलोकोइड है। ये थाइलोकोइड मिलके क्या बनाते हैं, ग्रेनम बनाते हैं। जो राइबोसोम होंगे क्लोरोप्लास्ट में वो छोटे होंगे, 70s होंगे, और साइटोप्लाज्म वाले कैसे होते हैं, 80s होते हैं। ठीक है, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी पढ़ी थी ना। अब यहाँ पे एनसीईआरटी ने जो भी कहा क्लोरोप्लास्ट के बारे में कि उसके पास आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर का स्पेस जो है वो ल्यूमेन है, फिर उसके इनर मेम्ब्रेन के अंदर का स्पेस ल्यूमेन नहीं है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो पूरा स्पेस है वो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा में थाइलोकोइड है, थाइलोकोइड में मेम्ब्रेन है, थाइलोकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है उसको ल्यूमेन कहते हैं। बहुत सारे थाइलोकोइड जो हैं जब सिक्कों की तह की तरह आते हैं तो उनको हम ग्रेनम कहते हैं, और दो ग्रेनम को जोड़ने के लिए स्ट्रोमल लैमेले होता है। ठीक, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया क्लोरोप्लास्ट के बारे में। सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट आपको मेसोफिल सेल में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब कुछ एडिशनल पॉइंट जो कि जानना जरूरी है। क्लोरोप्लास्ट को किसने डिस्कवर किया, क्लोरोप्लास्ट को डिस्कवर किया शेक ने, वही माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था कॉलिकर ने। द टर्म क्लोरोप्लास्ट वाज गिवन बाय शिम्पर। शिम्पर ने नाम दिया था क्लोरोप्लास्ट, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम है वो बेंडा ने दिया था। तो प्लास्टिड जो है, यहाँ पे ये स्पेलिंग मिस्टेक है, PLAS होगा। ठीक है, जो प्लास्टिड जो है, प्लास्टिड समझ रहे हैं ना, क्लोरोप्लास्ट हो चाहे क्रोमोप्लास्ट हो चाहे ल्यूकोप्लास्ट हो, कोई भी हो। अब ये भी याद रखिएगा कि ये इंटरचेंजेबल होते हैं, मतलब क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट भी बन सकता है और ल्यूकोप्लास्ट भी बन सकता है। समझ गए आप? इनका प्रीकर्सर जो है उसको कहते हैं हम प्रोप्लास्टिड और इयोप्लास्ट, जो कि देखने को मिलता है विच इज फाउंड इन द यंग डिवाइडिंग सेल्स। जब सेल अभी डिवाइड कर रही होती है तो प्लास्टिड जो आपको देखने को मिलता है वो आपको देखने को मिलता है प्रोप्लास्टिड और इयोप्लास्ट की फॉर्म में। अब इन प्रोप्लास्टिड द इनर मेम्ब्रेन हैव फोल्ड्स व्हिच लेटर बिकम थाइलोकोइड्स। अब क्या होता है कि जो प्रोप्लास्टिड है, ठीक है, उसकी इनर मेम्ब्रेन जो है वो फोल्ड होती है और अंदर की तरफ को इन्वेजिनेट होकर क्या बना देती है, थाइलोकोइड्स बना देती है। प्लांट की एपिडर्मल सेल्स में आपको क्लोरोप्लास्ट नहीं देखने को मिलता है, बट आपको गार्ड सेल में जो स्टोमेटा है ना, स्टोमेटा की गार्ड सेल्स हैं, उनमें आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है, क्योंकि बेटा वो मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स ही हैं। समझ गए ना? किसी भी एपिडर्मल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, लेकिन स्टोमेटा की जो गार्ड सेल्स हैं उनमें आपको देखने को मिलेगा क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट जो है, सॉरी, जो गार्ड सेल्स जो हैं वो एपिडर्मल सेल्स की ही मॉडिफिकेशन होती हैं।
जो टर्म थाइलेकोइड आपने सुनी वो किसने दी? मेंके ने दी। एक क्लोरोप्लास्ट में आपको 10 से लेके 100 ग्रेना जो है वो देखने को मिल सकते हैं। अब हम शेप्स की बात करते हैं, इन पे बहुत बार जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। क्लेमाइडोमोनास में क्लोरोप्लास्ट होगा कप शेप्ड, यूलोथ्रिक्स में होगा, ये साइंटिफिक नेम है सारे, मैं इनको भूल चुकी हूँ इटैलिक में, तो उसमें अंडरलाइन कर रही हूँ, अंडरलाइन तो मैं ऐसे भी कर देती हूँ, ठीक है। तो क्लेमाइडोमोनास में बेटा कौन सा होगा? क्लेमाइडोमोनास में आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा क्लोरोप्लास्ट का कप शेप्ड, यूलोथ्रिक्स में शी शेप्ड और गर्डल, ठीक है। ओइडोगोनियम में रेटिकुलर शेप्ड, स्पाइरोगायरा में रिबॉन शेप्ड, जिग्नेमा में स्टार शेप्ड, और वाउचीरिया में और मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में डिस्कोइड और एलिप्सोइड शेप। समझ गए आप? क्लेमाइडोमोनास में कप शेप्ड, यूलोथ्रिक्स में शी शेप्ड, ओइडोगोनियम में रेटिकुलर शेप्ड, स्पाइरोगायरा में रिबॉन शेप्ड और स्पाइरल शेप्ड, जिग्नेमा में स्टार शेप्ड, ठीक है। ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, ओइडोगोनियम रेटिकुलर शेप्ड और स्पाइरोगायरा स्पाइरल मतलब स्पाइरल शेप्ड, रिबॉन लाइक, क्लेमाइडोमोनास कप शेप्ड। नंबर की बात करते हैं तो आपने अभी पढ़ा क्लेमाइडोमोनास में एक सेल में एक क्लोरोप्लास्ट होगा, मेसोफिल सेल में 20 to 40 सेल्स होते हैं, 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट होते हैं पर सेल। जिग्नेमा में 2 सेल्स होंगे, 2 क्लोरोप्लास्ट होंगे पर सेल। स्पाइरोगायरा में 1 से लेके 24 तक आपको देखने को मिलेंगे क्या? क्लोरोप्लास्ट। अब क्वेंटोसोम क्या होता है? क्वेंटोसोम इज द यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसको आइसोलेट किया था पार्क एंड बिगिंस ने, कहां से? थाइलेकोइड से 1964 में। क्वेंटोसोम इज द यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने पढ़ा थाइलेकोइड में होता है क्लोरोफिल पिगमेंट, तो ये क्वेंटोसोम जो है, जो थाइलेकोइड में क्लोरोफिल पिगमेंट है, उन्हीं को जो है वो वही मिलके क्वेंटोसोम बनाते हैं। तो दिस इज द यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस आइसोलेटेड बाय पार्क एंड बिगिंस इन 1964 फ्रॉम थाइलेकोइड्स। एक क्वेंटोसोम की हम बात करते हैं तो इट कंटेन 230 क्लोरोफिल्स, एवरेज लिया जाता है, अदरवाइज 200 to 250। प्लास्टिडल जो सिस्टम है सेल का, जो भी प्लास्टिड का काम है, जो भी पूरा सिस्टम फॉर्म हो रहा है, उसको बोलते हैं हम प्लास्टिडोम, ठीक। मेन एंजाइम जो आपको स्ट्रोमा में देखने को मिलेगा, आपने क्या पढ़ा था? फोटोसिंथेसिस को करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए और प्रोटीन्स को बनाने के जो एंजाइम है वो मिलते हैं स्ट्रोमा में। उसमें सबसे मेन जो एंजाइम होगा वो होगा रुबिस्को, ठीक है। राइबुलोज, बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज। मोस्ट abundant प्रोटीन फाउंड ऑन दिस बायोस्फीयर इज रुबिस्को, ठीक है। सबसे ज्यादा जो प्रोटीन, एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम प्रोटीन से ही मिलके बनते हैं, तो रुबिस्को एक एंजाइम है और ये प्रोटीन से ही बना है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि पूरे यूनिवर्स में, पूरे बायोस्फीयर में जो हम कहेंगे सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन है तो वो है रुबिस्को। अब ये इटियोलेशन क्या होता है? तो लाइट ना मिलने की वजह से प्रोप्लास्टिड जो है, और मतलब प्रोटोक्लोरोफिल जो है वो क्लोरोफिल में कन्वर्ट नहीं हो पाता। जब क्लोरोफिल ही नहीं बना तो फिर क्या होगा? प्लांट येलो हो जाएगा। तो येलोइंग ऑफ प्लांट्स या प्लांट पार्ट्स, येलोइंग ऑफ प्लांट्स और प्लांट पार्ट्स ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल इन द डार्कनेस बिकॉज लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ क्लोरोफिल, ठीक। तो डार्कनेस में मतलब इन द एब्सेंस ऑफ लाइट जो प्लांट है वो येलो हो जाएगा, उसको हम कहेंगे इटियोलेशन, क्योंकि लाइट जरूरी होती है। क्लोरोफिल पहले क्लोरोफिल की फॉर्म में नहीं होता है, ये होता है प्रोटोक्लोरोफिल की फॉर्म में। तो प्रोटोक्लोरोफिल को क्लोरोफिल में कन्वर्ट करने के लिए उसका रिडक्शन चाहिए और रिडक्शन के लिए लाइट चाहिए। जिम्नोस्पर्म में जो है इटिशन हो गया, इटियोलेशन जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें सीधा क्लोरोप्लास्ट होता है, या रिडक्शन भी होना तो वो खुद से हो जाता है, ठीक है। अब 2 तरह की मेन क्लोरोफिल होती है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। तो क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला आता है C55H72O5N4Mg और क्लोरोफिल ए में मिथाइल ग्रुप होता है अटैच, ठीक। वहीं क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला है C55H70O6N4Mg और इसमें आपको देखने को मिलता है अल्डिहाइड ग्रुप।
अगर हम रेशियो की बात करते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल A to B रेशियो कितना होगा, तो होगा 3:1। ज्यादा आपको क्लोरोफिल A देखने को मिलेगा। टर्म ग्रेना जो है वो मेयर ने दिया था। तो फिर से सुन लीजिए, क्लोरोप्लास्ट को किसने डिस्कवर किया, सैक ने। टर्म किसने दी, शिम्पर ने। तो टर्म जो थाइलेकोइड है वो किसने दी, मेंके ने। और जो ग्रेना टर्म है वो किसने दी, मेयर ने। स्ट्रोमा में कुछ लिपिड ग्लोब्यूल्स होते हैं जो क्या स्टोर करते हैं, लिपिड ड्रॉपलेट्स होती हैं जो स्टोर होती हैं प्लास्टोग्लोब्यूल्स में, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट, अगर हम एल्गी की क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो वो ए ग्रेनल होते हैं और उनमें पायरेनोइड। ए ग्रेनल समझते हैं ना आप, ग्रेनुलर एंड ए ग्रेनुलर बताया था मैंने आपको, ठीक। तो क्लोरोप्लास्ट ऑफ एल्गी जो है वो ए ग्रैनुलर है, ठीक। उसमें क्या होता है, पायरेनोइड्स होते हैं। अब ये पायरेनोइड्स क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पायरेनोइड्स आर प्रोटीन कोर हैविंग स्टार्च शीट, मतलब इस तरह से ये प्रोटीन कोर होगा और इसके बाहर क्या होगा, स्टार्च की शीट होगी, प्रोटीन कोर, जिसमें कि आपको एंजाइम देखने को मिलेगा फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो एल्गी में क्लोरोप्लास्ट में क्या होते हैं, पायरेनोइड्स। पायरेनोइड्स का कोर जो है वो प्रोटीन का होता है, बाहर से उनमें स्टार्च की शीट होती है। जो क्लोरोप्लास्ट का डीएनए है जो कि डबल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर है, उसमें क्लोरोफिल को सिंथेसाइज करने की इंफॉर्मेशन नहीं होती है। क्लोरोप्लास्ट डीएनए डज नॉट हैव द इंफॉर्मेशन टू सिंथेसाइज क्लोरोफिल, क्योंकि कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि क्लोरोफिल को बनाने के लिए जो इंफॉर्मेशन आएगा वो कहां से आएगा। तो आप एकदम से सोचेंगे क्लोरोप्लास्ट में तो डीएनए होता है और क्लोरोप्लास्ट के डीएनए से ही जो है वो क्लोरोफिल को बनाने का इंफॉर्मेशन मिलेगा, बट दिस इज नॉट ट्रू। जो क्लोरोप्लास्ट का डीएनए है वो क्लोरोफिल की सिंथेसिस के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है। RUBP राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट जो है एक एंजाइम है जो भी स्ट्रोमा में आपको मिलेगा, जो कि हेल्प करेगा, वो भी हेल्प करेगा फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। तो राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट जो है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा कि नहीं करेगा। राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, जल्दी से बताइएगा मुझे, करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, या रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, बताइएगा जरूर। राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट क्या होता है, ये बेटा फोटोसिंथेसिस में ही हेल्प करता है। ये होता है सबस्ट्रेट जिसपे कि रुबिस्को को एक्ट करना है, रुबिस्को इसी पे जाके अपनी एक्टिविटी शो करता है, ठीक है। राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट में 8 लार्ज सब यूनिट होती हैं, 8 स्मॉलर सब यूनिट होती हैं। राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट में 8 लार्जेस्ट सब यूनिट है, 8 स्मॉलर सब यूनिट है। जो लार्जेस्ट सब यूनिट हैं उनके लिए जीन्स जो हैं वो आती हैं क्लोरोप्लास्ट डीएनए से, और जो 8 स्मॉलर सब यूनिट हैं उनको एनकोड करता है न्यूक्लियर डीएनए। थाइलेकोइड मेम्ब्रेन जो है वो क्लोरोप्लास्ट की 3rd मेम्ब्रेन होती है। क्लोरोप्लास्ट को जब डिस्टिल्ड वाटर में रखा जाता है वो बर्स्ट हो जाता है, क्लोरोप्लास्ट burst in distilled water and hence it is placed in 0.25% sugar solution, जो मैं यहाँ पे टाइप करना भूल गई हूँ, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन, ठीक। शुगर सॉल्यूशन कितने परसेंट में, 0.25% शुगर सॉल्यूशन में क्लोरोप्लास्ट को रखा जाता है। डिस्टिल्ड वाटर में रखोगे तो ये बर्स्ट हो जाएगा। रेड कलर जो होता है टोमेटो का वो किसकी वजह से होता है, वो होता है लाइकोपिन की वजह से। बहुत सारे एंट्रांसेस में क्वेश्चन आया है। Let's know about the functions of chloroplast. The most important function of chloroplast is the synthesis of food by the process of photosynthesis. Obviously, chloroplast का सबसे मेन काम है photosynthesis. तो photosynthesis के लिए ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी। एब्जॉर्ब करेगा क्लोरोप्लास्ट लाइट एनर्जी को और उसको कन्वर्ट कर देगा केमिकल एनर्जी में, जैसे कि ATP एंड NADPH। और क्लोरोप्लास्ट हैज अ स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लोरोफिल व्हिच फंक्शन बाय ट्रैपिंग द सोलर एनर्जी एंड यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड इन ऑल ग्रीन प्लांट। क्लोरोप्लास्ट में एक स्ट्रक्चर है क्लोरोफिल जो कि सोलर लाइट को ट्रैप करने का काम करता है और हेल्प करता है प्लांट्स को खाना बनाने में, ठीक। अब क्लोरोप्लास्ट में जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो किस फॉर्म में होगी, इट प्रोड्यूसेस NADPH एंड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन।
बाय द फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जैसे ही क्लोरोप्लास्ट जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट जो वाटर है वो लाइट की वजह से स्प्लिट हो जाता है। क्योंकि वाटर हुआ लाइट की वजह से स्प्लिट, तो उसको हम कह देते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो पानी की स्प्लिट होने की वजह से, फोटोलिसिस होने की वजह से मिलेंगे आपको NADPH एंड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। याद रखिएगा NADPH जो है रफली 3 ATP के बराबर होता है, तो ये केमिकल एनर्जी ही है। इट प्रोड्यूसेस ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ATP की फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं बताइए? ATP की फॉर्मेशन को बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। माइटोकॉन्ड्रिया में आपको देखने को मिलता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जबकि क्लोरोप्लास्ट में आप देखेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन। लाइट की प्रेजेंस में जब ATP बनता है तब हम कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड obtained from the air is used to generate carbon and sugar during the Calvin cycle and और द डार्क रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट जो है वो हवा से ले रहे हैं, उनको वो ले लेंगे और उससे जो है वो शुगर बनाएंगे और फर्दर जो है कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाएंगे, वो शुगर बनाएंगे और उसके साथ ही वो कुछ और कार्बन भी जो है बनाएंगे जिसको वो अलग अलग कंपोनेंट्स को बनाने में यूज करेंगे। तो याद रखिए एक फंक्शन क्लोरोप्लास्ट का है फोटोसिंथेसिस, जिसमें वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी में और उसके लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के लिए वो यूज करेगा क्लोरोफिल का। ट्रैप करने के बाद वो क्या करेगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जिसमें NADPH एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनेगा, ATP भी बनेगा। ATP का बनना होता है फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में ATP बन रही है तो हम बोलेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो वो एयर से लेते हैं प्लांट्स, उसको वो यूज करते हैं कार्बन बनाने में और बाकी के जो डार्क रिएक्शंस हैं उसमें शुगर जो है वो भी बनती है। चलिए इसी के साथ हमारा चैप्टर नहीं क्लोज हुआ, क्लोरोप्लास्ट कंप्लीट हो चुका है। आपका जो है टेस्ट है, जो कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से हमसे जुड़े हुए हैं, उनका जो है वो टेस्ट है शाम को 6 बजे। तो आप तैयार रहेंगे और अच्छे से इसको कंप्लीट कर लेंगे। स्टे सेफ, थैंक यू।